फालिज बढ़ता हुआ कॉमन पाया जा रहा है हमारे यहाँ। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। और इस बीमारी स्ट्रोक में जो है ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, हमारे दिमाग के जो वो ब्लड की सप्लाई जा रही है उसमें ब्लॉकेज आ सकती है। प्रोलॉन्ग जो है वो उसके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, उससे जो है पेशेंट की लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाता है, उसकी मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, उसको जो है पेशेंट जो है वो मूव करना जो है उसके लिए जो है ईजी किया जाता है। उसके जो मेजर रिस्क फैक्टर जो है जो आजकल जिसकी वजह से मेजर पेशेंट आ रहा है वो हाइपरटेंशन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्टिविटी नहीं है फिजिकल। पेशेंट की विल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसके बाद जो है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। और उसमें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QS हेल्थ के स्पेशल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं फालिज के हवाले से बात करें तो फालिज बढ़ता हुआ कॉमन पाया जा रहा है हमारे यहाँ। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, और इस बीमारी के हवाले से हम किस तरह से अवेयरनेस लोगों में दे सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहतसाम शरीफ, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम इन द प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे कि फालिज के जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से मुफीद बनाई जा सकती है, और कब कब जो है वो फिजियोथेरेपी से इसको बेहतर किया जा सकता है। देखें, जैसे कि हमारी आजकल की रूटीन है और लाइफस्टाइल चल रहा है, उसकी वजह से फॉली जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसका जो है वाहिद जो सलूशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में पेशेंट की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसको बेहतर किया जा सकता है काफ़ी हद तक। ठीक है, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी की में एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस एंड मोडेलिटीज़ यूज़ की जाती हैं, जिससे उसके जो है वो जो मूवमेंट्स हैं उनको बेहतर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा कि ओवरऑल जो फालिज है, जो स्ट्रोक होता है, ये है क्या बेसिकली। देखें, स्ट्रोक में जो है ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, हमारे दिमाग के जो वो ब्लड की सप्लाई जा रही है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। किस वजह से ये अब उसके अंदर जो है वो दो जो है टाइप्स इसकी हैं, जिसके अंदर जो एक इस्कीमिक है, एक हेमरेजिक है। इस्कीमिक जो मोस्ट कॉमन है, जो हमारे मोस्टली पाया जाता है, वो इस्कीमिक स्ट्रोक है। ठीक है, उसके अंदर जो है जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जो है वो क्लॉट बन जाता है। क्लॉट की वजह से जो ब्रेन का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है ब्रेन की तरफ, उसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू जो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो टाइप है वो हेमरेजिक है। इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल के जो है रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस एक्सेसिव होता है और ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती। ठीक है। इसकी वजह से भी ब्रेन टिश्यू जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी फालिज की जो ट्रीटमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप क्या समझते हैं कि फिजियोथेरेपी किस हद तक इसमें ट्रीटमेंट में बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, जो स्टार्ट है, जब स्ट्रोक का पेशेंट रिसेंटली स्ट्रोक होता है, पेशेंट को फॉलिज का अटैक होता है, उसके बाद जो है जो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी और मेडिकेशंस के थ्रू रिसेंट जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है प्रोलॉन्ग जो है वो उसके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, उससे जो है पेशेंट की लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाता है, उसकी मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, उसको जो है पेशेंट जो है वो मूव करना जो है उसके लिए जो है ईजी किया जाता है, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की उसको बेहतर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं इस वाले से? मेजर रिस्क फैक्टर जो है जो आजकल जिसकी वजह से मेजर पेशेंट आ रहा है वो हाइपरटेंशन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, स्मोकिंग, सही। इसकी वजह से जो है वो मेजर पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा, नॉर्मली तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो एक्सरसाइज के ज़रिए आप गाइड करते हैं। इसके अलावा कोई और प्रिकॉशन मेजर्स भी होते हैं, या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज जैसे होती हैं, जैसे कि फालिज से पहले और भी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये रिस्क फैक्टर्स जो है पेशेंट को उसके हवाले से गाइड किया जाता है कि जो आपने जो है खाने में नमक कम लेना है, उसकी जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वॉक है, और जो है स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है उसके वो जो है उसको कम किया जाए,
और जो है उसके लाइफ जो है वो एक्टिव किया जाए। अच्छा, ये जो ट्रॉमा होता है ये बड़ा मुश्किल हालात में पेशेंट भी फेस कर रहा होता है और पेशेंट की जो फैमिली है वो भी इससे गुजर रही होती है। तो फैमिली को काउंसलिंग करना और फिर पेशेंट को आपने डील करना ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली अगर साथ चलती है तो फिर जाके पेशेंट रिकवरी की तरफ ज़्यादा आता है। बिल्कुल, जो स्ट्रोक के पेशेंट है इसमें सबसे ज़्यादा उसकी विल पावर काउंट होती है। पेशेंट की विल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसके बाद जो है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होता है और उसमें मेजर जो है वो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है पेशेंट को। पेशेंट को अकेला ना छोड़ना, उसको जो है किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं, उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करना, मोटिवेट करना कि आप जो है मूवमेंट्स करें और बेहतर हो सकते हैं। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ओवरऑल रिकवरी टाइम फ्रेम कितना लग जाता है, मतलब प्रोलॉन्ग जैसे आपने बात की तो कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए या होता है? मेजर जो पेशेंट की रिकवरी है वो 1 मंथ से 2 मंथ्स के अंदर मेजर रिकवरी हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद जो पेशेंट की अपनी विल पावर होती है कि वो कितना जो है वो उसमें इंडल्ज हो रहा है और कितना जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर, उसके हिसाब से उसकी रिकवरी होती है। और डिपेंड्स ऑन द केस। स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनमें हर केस के जो है रिकवरी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। उस केस के हिसाब से जो उसकी रिकवरी टाइम होता है। नॉर्मली मतलब ये जो ट्रीटमेंट है बड़ा एक्सपेंसिव होता है। घर पे रह के जो खुद से वो एक्सरसाइज को करना चाह रहे हों या वो जो मैनेज नहीं कर पा रहे होते, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे होते, तो उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनके लिए घर पे रहते हुए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे रह के वो कर सकते हैं? बेसिकली ऐसी एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं। अब पेशेंट को देख के जो है पेशेंट की जो है कंडीशन उसके हिसाब से जो है वो उसको गाइड किया जाता है। Alright. जैसे कुछ पेशेंट्स में जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, हाफ बॉडी हेमीप्लीजिया होता ठीक है, है। हाफ बॉडी जो वीकनेस हो जाती है, उसमें उनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, उसके उस हिसाब से एक्सरसाइजेज होती हैं। और कुछ में जो है स्पास्टिक हो जाता है, अकड़ जाता है जिस्म, उनमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जो है वो पेशेंट उसके हवाले से गाइडेंस एक बार ले लें और उसके बाद घर पे कंटिन्यू रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई हमारे नाज़रीन के लिए मैसेज देना चाहें फॉलेज के हवाले से? फॉलेज जो है वो दिन ब दिन जो इसके केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में और वर्ल्ड वाइड भी। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो है वो डाइट उसको बेहतर किया जाए, फास्ट फूड जो है उसका इंटेक कम किया जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ दिया जाए, कम कर दें उसे, उसमें जो आपके खाना है उसमें सॉल्ट इंटेक वो कम किया जाए। और मेजरली जो है वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, कोई भी वर्कआउट करें, वॉक करें, जिम करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। ये जिन नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे एहतसाम शरीफ, जो कि अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आज का जो शो है आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एड माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।